आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर इन 9 वर्षों में 2014 के पहले का भारत और 2014 के बाद का भारत, ऐसा विकास जो केवल चंद लोगों के लिए या चंद परिवारों के लिए नहीं, क्षेत्रवाद, जातिवाद और वंशवाद से ऊपर कर केवल विकास और विकासात्मक गतिविधियों के माध्यम से हमारे देश में सभी के लिए पीने के पानी की सुविधा, शौचालय, लाभ वंचित वर्ग के लोगों के लिए आवास की सुविधा, स्वास्थ्य की सुविधा और उनको सामाजिक न्याय की दृष्टि से पिछले 9 वर्षों में जो काम हुए हैं वो काम आज चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं। इन 9 वर्षों में अगर हम बात करें तो बहुत बड़ी संख्या में देश में ऐसे लोग थे जिनके पास रहने के लिए घर नहीं था, जो ठिठुरती ठंड में, तपती धूप में, बरसते बादलों में, बर्फों के बीच में अपने दिन और रात गुजारा करते थे। पीढ़ियां निकल जाती थी, सपना देखते थे कभी हमारा घर बनने का सपना पूरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। 3.5 करोड़ आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना से ऐसे लाभ वंचित लोगों के लिए बनकर तैयार हुए, लोग उसमें रहने लगे। 3 करोड़ से ज़्यादा की आवास प्लस की सूची बन गई। हम अगर उज्ज्वला योजना की बात करें तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 10 करोड़ से ज़्यादा गैस के कनेक्शन ऐसे गरीब परिवार की माताओं बहनों के लिए दिए गए जिन्होंने कभी सोचा नहीं था कि हमारे घर में कभी गैस के कनेक्शन पर खाना बनेगा। गांव में हम लोग जाते हैं, देखते हैं कि जो सक्षम परिवार होते थे, संपन्न लोग होते थे, केवल उनके यहाँ गैस का कनेक्शन आता था। सामान्य व्यक्ति शहरी क्षेत्र में भी गरीब परिवार कभी सोच नहीं पाते थे कि उनके घर में कभी गैस का कनेक्शन आएगा। 10 करोड़ ऐसी गरीब माताओं बहनों के लिए गैस के कनेक्शन। स्वच्छता अभियान के अंतर्गत 11 करोड़ से ज़्यादा शौचालयों का निर्माण कार्य कराया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में और जिन परिवारों में शौचालय नहीं हुआ करते थे, हमारी माताएं बहनें जब खुले में दिशा मैदान के लिए जाती थी, कोई व्यक्ति वहाँ से निकलते थे, कोई वाहन आता था, उनको उठकर खड़ा होना पड़ता था। कितनी असुविधा, असहज स्थिति का सामना करना पड़ता था। और इज्जत घर के नाम पर 11 करोड़ शौचालय बनाने का काम इस अवधि में किया गया। प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन योजना से देश के 11 करोड़ से ज़्यादा घरों में हर घर नल और नल से जल। जब ऐसे दुर्गम देश के दूरस्थ क्षेत्रों में, सिक्किम जैसे राज्य जिनकी भौगोलिक संरचना काफ़ी विविधताओं से भरी हुई है, वहाँ कितने नामची जिले के किदम गांव में भी गया। उस गांव में जाकर मैंने देखा कि 2-3 किलोमीटर नीचे उतरकर एक घर था। मैं जब वहाँ जाकर वहन से मिला, वहाँ देखा कि नल की पाइप से वहाँ पर पानी आया हुआ है। मेन पाइपलाइन गया था और घरों में दूर दूर तक उस पाइपलाइन से पानी जा रहा था। बहन से जाकर मैंने पूछा, ये आपके घर में पानी कैसे आया? तो बहन ने बताया कि प्रधानमंत्री जी की जो नल जल योजना है, उस नल जल योजना से मेरे घर पर पानी आया। हम लोग पहले बहुत परेशान हुआ करते थे, पहाड़ों में नीचे उतर कर जाना पड़ता था, फिर एक एक गगरी पानी लेकर बहुत असुविधाओं के बीच में आना पड़ता था। इस बीच में देखा हमने कि उस बहन का लगभग 3 साल का बालक होगा, उसने जाकर नल खोल दिया। उस बहन के अंदर जागरूकता देखिए, वो तुरंत अपने बेटे को मना करती है, नल बंद करो, पानी की एक एक बूंद कीमती है। यानी पानी की एक एक बूंद का जहाँ उपयोग करना है, वहीं पानी की एक एक बूंद का जल का संरक्षण भी करना है। और सिक्किम जैसे क्षेत्रों में जहाँ ये नल जल योजना से, वहीं मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड, राजस्थान, उड़ीसा के वो क्षेत्र जहाँ पर बारिश कम होती है, सूखा पड़ता था, ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में एक एक गगरी पानी के लिए हमारी माताएं बहनें गर्मी के दिनों में 2-2, 3-3 किलोमीटर दूर जाती थीं। लेकिन प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन से आज हर घर नल और नल से जल का सपना साकार होने से सबसे ज़्यादा किसी को अगर फायदा हुआ है, लाभ पहुंचा है, तो हमारी माताओं बहनों के लिए पहुंचा है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार से बड़ी मात्रा में
लोग काम की तलाश में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक जाते हैं। अब कोई व्यक्ति मकान बनाने के काम में गया है, कोई भवन निर्माण के काम में गया है, कोई सड़क निर्माण के काम में गया, कोई चौकीदार का काम करने के लिए गया है। वो किसी गंभीर बीमारी से अगर ग्रसित हो जाता है, उसको डॉक्टर्स ने 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए का एस्टीमेट बता दिया। गरीब व्यक्ति इतना महंगा इलाज नहीं करा सकता, लेकिन उसके पास अगर प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना का कार्ड है तो उसके मन में ये विश्वास रहता है कि प्रधानमंत्री जी ने ये जो योजना बनाई है, इस योजना का लाभ ये कार्ड से मैं सरकारी अस्पताल में या सूची में जो प्राइवेट अस्पताल हैं उन प्राइवेट अस्पताल में भी जाकर अपना इलाज करा सकता हूँ या अपने परिवार के सदस्य का इलाज करा सकता हूँ। वहीं वो एक परिवार एक राशन कार्ड इस योजना के लागू होने से हमारे से मजदूर भाई जो दूर दूर राज्यों से दूसरे राज्यों में मजदूरी करने जाते हैं, उनके परिवार में अगर 10 सदस्य हैं, 4 उनके गृह राज्य में रह रहे हैं, 6 वहाँ पर रह रहे हैं, 4 दूसरे राज्य पर मजदूरी करने के लिए गए हैं, तो 6 सदस्य आज वहाँ पर राशन ले सकते हैं और 4 सदस्य दूसरे स्थान पर राशन ले सकते हैं। आम आदमी के मन में, सामान्य व्यक्ति के मन में एक ऐसा विश्वास का भाव जागृत हुआ है। मैं परसों ही बिहार में था और बिहार के एक गांव में जब मैं गया, वहाँ पर बड़ी संख्या में मातृशक्ति वहाँ पर थी, गांव के लोग भी वहाँ पर एकत्रित थे। उन लोगों से जब हम बातचीत कर रहे थे तो जिस तरह से सामान्य परिवार में, ग्रामीण क्षेत्रों में, और उसमें बड़ी संख्या में वो हमारी मातृशक्ति थी जो पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन इस बात को वो सब स्वीकार कर रही थी कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो काम किए गए 9 वर्षों में, ये 9 वर्षों के पहले हमारा गांव जैसा था, हम लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति जैसी थी, उसमें आज एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। सामान्य व्यक्ति के मन में एक विश्वास का भाव जागृत हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना, यानी विकास केवल चंद परिवारों के लिए नहीं, चंद लोगों के लिए नहीं, बल्कि एक व्यक्ति जब सच्चे अंतःकरण की भावना से जब सब समाज को लिए साथ में, इस भावना के साथ में आगे काम करने के लिए बढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारे देश में 2014 के पहले 74 एयरपोर्ट थे, आज 145 एयरपोर्ट हो गए। केवल ग्रामीण क्षेत्रों में अगर सड़कों की बात करें तो 2014 के पहले 8 लाख किलोमीटर सड़कें थीं और 2022-23 में 7 लाख किलोमीटर सड़कें हो गई, यानी इस 9 वर्ष की अवधि में 4 लाख किलोमीटर ग्रामीण क्षेत्र में सड़कों का निर्माण कार्य हुआ। राष्ट्रीय राजमार्ग की अगर बात करें तो 2014 के पहले तक एक दिन में 12 किलोमीटर सड़क लगभग बनती थी, लेकिन आज राष्ट्रीय राजमार्ग के बनने की गति एक दिन में 37 किलोमीटर आ गई। इस तरह से समाज जीवन में विभिन्न क्षेत्रों में जो बदलाव देखने में आ रहा है, ग्रामीण जहाँ एक विशाल लोकसभा भवन, राज्यसभा भवन का निर्माण कार्य कराया गया, वहीं देश में 30,000 पंचायत भवन का निर्माण कार्य कराया गया और 50,000 अमृत सरोवर का निर्माण करा के उस दिशा में कार्य प्रारंभ करके पानी की एक एक बूंद बचाने के लिए और जल संरक्षण के लिए। मैंने देखा कि हजारीबाग जिले में झारखंड के ग्रामीण एक गांव में पंचायत में गया, उस पंचायत में मैंने देखा कि बहन वहाँ की सरपंच थी और वहाँ पर अमृत सरोवर को खोदने के काम में जितनी भी वहाँ पर शक्ति लगी थी, सारी मातृशक्ति वहाँ पर उस काम में लगी हुई थी, जो मजदूरी के रूप में काम कर रही थी, और उनके ऊपर जो मेट थी वो मेट भी एक बहन ही वहाँ पर थी। और बाकी स्थानों के हमने अमृत सरोवर को देखा और उस स्थान के अमृत सरोवर की जब निर्माण की गति को देखा तो देश के विकास की यात्रा में जो 50% आबादी की भागीदारी की बात देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कही जाती है, मैंने जब उस दृश्य को देखा, बाकी स्थानों के जब अमृत सरोवर के निर्माण की गति को देखा और हजारीबाग के उस गांव की जब अमृत सरोवर के निर्माण की गति को देखा, तो हमारे देश की मातृशक्ति कहीं किसी भी तरह से पीछे नहीं है। वो बात चाहे अमृत सरोवर की बात हो, चाहे चिकित्सा क्षेत्र की बात हो, चाहे रेल चलाने की बात हो, चाहे हवाई जहाज चलाने की बात हो, चाहे लड़ाकू विमान उड़ाने की बात हो। महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से सरकार के द्वारा जो काम किए गए वो काम अपने आप में काफ़ी अभूतपूर्व हैं। एक और प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, वहीं मातृत्व वंदना योजना के साथ ही साथ जो मैटरनिटी लीव जो थी वो 12 सप्ताह की छुट्टी दी जाती तो उसको बढ़ाकर 26 सप्ताह किया गया। सुरक्षित मातृत्व प्रसव अभियान, इन सारे अभियानों से और हमारी मातृशक्ति के मन में एक विश्वास का भाव जागृत हुआ। जहां मजदूरों के लिए पेंशन योजना के लाभ के साथ में जोड़ा गया, वहीं किसानों के लिए भी किसान सम्मान निधि के साथ ही साथ किसान अपनी एक अंश राशि जमा करेगा, उसमें केंद्र सरकार के द्वारा भी अंश राशि मिलाई जाएगी
और 60 वर्ष के पूरे होने पर उनको भी पेंशन योजना का लाभ मिल सकेगा। हमारे असंगठित क्षेत्र के मजदूरों ने, हमारे किसान भाइयों ने कभी सोचा नहीं था कि हमारे किसानों भाइयों को और असंगठित क्षेत्र के हमारे श्रमिकों को उनको भी पेंशन योजना का लाभ मिल सकेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि किसान भाइयों के जीवन में एक आत्मसम्मान का भाव जागृत करने का काम किया। 60 साल तक जिन लोगों ने इस देश में पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक राज किया, कभी ये सोचा नहीं कि 60 रुपया साल भी किसानों के लिए किसान सम्मान निधि के रूप में दिया जाना चाहिए। लेकिन ये 6000 रुपया सम्मान निधि के रूप में दिए जाने के साथ ही साथ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, सॉइल हेल्थ कार्ड, इन सारे प्रयासों का परिणाम ये हुआ कि आज हमारे देश का किसान खाद्यान्न उत्पादन के क्षेत्र में आज भारत पूरे दुनिया में खाद्यान्न उत्पादन में तीसरे नंबर पर आ गया। हमें उस दृश्य को भी याद होगा। एक समय जब हमारे देश में काफ़ी खाद्यान्न संकट आया था और ऑस्ट्रेलिया से PL 480 लाल गेहूं छोटा वाला दाना ऑस्ट्रेलिया से बुलाया गया था। जब वो लाल गेहूं हमारे देश में बुलाया गया था, वो लाल गेहूं छोटा दाना ऑस्ट्रेलिया में खुद नहीं खाया जाता था, वो जानवरों को खिलाया जाता था। एक समय हमको ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा था, लेकिन आज खाद्यान्न उत्पादन के क्षेत्र में भी भारत दुनिया में सर्वाधिक उत्पादन करने वाले 3 देशों में आ गया। आज हम स्टील के उत्पादन के क्षेत्र में दुनिया में दूसरे नंबर पर सर्वाधिक उत्पादन करने वाली स्थिति में हम आ गए। मोबाइल फ़ोन की अगर हम बात करें तो हमारा देश पहले मोबाइल विदेशों से आयात किया करता था, लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के, प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से जब निवेशकों को आकर्षित किया गया, इस दिशा में कदम आगे बढ़ाए गए, तो आज मोबाइल फ़ोन के उत्पादन में भारत दुनिया में सर्वाधिक उत्पादन करने वाले देशों में दूसरे नंबर पर आ गया। हम स्टार्टअप की अगर बात करें तो 2014 के पहले मात्र कुछ सैकड़ा हमारे यहाँ स्टार्टअप थे, लेकिन आज 90,000 के आसपास स्टार्टअप प्रारंभ होने से भारत आज स्टार्टअप के क्षेत्र में भी तीसरे नंबर पर आ गया। हम देखते हैं कि इस तरह से समाज जीवन का हर क्षेत्र, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं जहाँ पर कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्रारंभ की गई योजनाओं का लाभ समाज के सब वर्गों के साथ ही साथ, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट की बात हो, चाहे वो उत्तराखंड की बात हो, चाहे मध्य प्रदेश की बात हो, चाहे महाराष्ट्र की बात हो, विकास सारे देश में एक समान और विकास की योजनाओं का लाभ समाज के वंचित वर्ग के सभी पात्र व्यक्तियों तक पहुंचे। इसके लिए बगैर भेदभाव के, बगैर जाति की व्यवस्था के, बगैर धर्म के भेदभाव के जो व्यक्ति पात्र है, उन पात्र व्यक्तियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचे। ये सरकार की मंशा सबकी भलाई, सबका कल्याण, सब गरीबों का सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक सशक्तिकरण करना। इस दृष्टि से जो काम हुए उसमें सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा भी, अगर हम सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय की अगर हम बात करते हैं तो अनुसूचित जाति वर्ग के लिए जो पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की योजना है, इसमें 2014-15 में कुल 1963.17 करोड़ रुपए निर्गत हुए थे, जबकि 2022-23 में 4,392.50 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति जारी की गई। यानी 2014 और 2023 यानी पिछले 9 वर्षों में 4.58 करोड़ छात्रों को और 27,569.66 करोड़ रुपए की राशि सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा जारी की गई। इसी तरह से विदेशों में मास्टर डिग्री और PhD करने के लिए जो छात्र जाते हैं अनुसूचित जाति के, ऐसे छात्रों के लिए राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत यहाँ 2014 में कुल 8.78 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई। वहीं 2022-23 में 75.44 करोड़ रुपए की राशि और पिछले 9 वर्षों में लगभग 950 छात्रों को 222.24 करोड़ रुपए केंद्रीय सहायता की राशि जारी की गई। इसी तरह से प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में हमारे देश में ऐसे गांव जो 50% से ज़्यादा अनुसूचित जाति की आबादी वाले गांव हैं, ऐसे गांव के लिए लगभग 18,473 गांव में से 50% गांव में इस योजना के अंतर्गत शामिल करके और वहां पर 13,437 गांव में काम शुरू कर दिया गया है। साथ ही साथ SC/ST सदस्यों के प्रति अत्याचारों की जो अपराध की किस्म पर जो उनको सहायता राशि दी जाती थी, वो एक समय लगभग 50,000 रुपये तक थी, लेकिन उसको बढ़ाकर 8,50,000 रुपये तक बढ़ाया गया अपराध की किस्म के आधार पर, और ये भुगतान भी 7 दिन के भीतर उसको व्यक्ति तक पहुंच जाए, इसके लिए भी व्यवस्थाएं की गई। फिर हमारे जो SC/ST के सदस्यों के प्रति अत्याचार के खिलाफ एक राष्ट्रीय हेल्पलाइन उसको बनाया गया 14566,
और ये क्षेत्रीय भाषाओं में भी ये उपलब्ध कराई गई है। इसी तरह से पिछले 9 सालों में अनुसूचित जाति और अन्य छात्रों के लिए प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में भी लगभग 2.19 करोड़ छात्रों को 3,363 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता उपलब्ध कराई गई। विभिन्न जो स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम हैं, इनके अंतर्गत भी 22,294 मैनुअल स्कैंजरों को इसमें शामिल किया गया और मैनुअल स्कैंजरों के रोजगार, उनके पुनर्वास के लिए जहां सरकार के द्वारा बहुत सारे जो काम किए जा रहे हैं, उनमें सबसे पहला काम ये किया गया कि हमारे जो मैनुअल स्कैंजर अपना या उनके जो परिवार का आश्रित व्यक्ति है, वो अपना काम प्रारंभ करना चाहता है, स्वरोजगार प्रारंभ करना चाहता है, तो उसके लिए 5 लाख रुपए तक की सब्सिडी, 15 लाख का लोन, उसमें 5 लाख रुपए तक की सब्सिडी देने की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई। और उसमें स्वच्छता संबंधी परियोजनाओं के लिए 641 स्वच्छता कर्मियों और उनके आश्रितों के लिए 5 लाख रुपए की पूंजीगत सब्सिडी उपलब्ध कराई गई। सीवर लाइनों और सेप्टिक टैंकों की सफाई की रोकथाम के लिए 2017-18 में 1177 वर्कशॉप आयोजित की गई और कौशल ट्रेनिंग के साथ में उनको जोड़ा गया। 18,494 स्वच्छता कर्मियों को इसमें स्किल ट्रेनिंग के प्रोग्राम में शामिल किया गया और इसके लिए 277.26 करोड़ रुपए का व्यय किया गया। 508 जिले मैनुअल स्कैनिंग से स्वयं को मुक्त किया गया है। इसी तरह से अंतर्जातीय विवाह के लिए भी और दंपतियों को 1,91,091 की राशि इनको उपलब्ध कराई गई है। हमारे जो एससी के जो राष्ट्रीय फेलोशिप के छात्र हैं, इनके लिए भी 21,066 छात्रों के लिए 1628.98 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई। बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना के लिए 2023-24 में कुल 2,050 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई। इसी तरह से और हमारे जो दिव्यांगजन हैं, इन दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए सरकार के द्वारा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 पारित किया गया, जिसके अंतर्गत दिव्यांगता की जो 7 श्रेणियां थीं, उन 7 श्रेणियों को बढ़ाकर 21 किया गया। यानी आज 21 तरह की दिव्यांगताओं को इसमें शामिल किया गया तथा 10,000 से ज़्यादा शब्दों को साइन लैंग्वेज के अंदर इसमें विकसित किया गया। इसके लिए हमारे ऐसे बच्चे जो 0 to 5 ईयर, जो बच्चे पैदाइशी सुन नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, ऐसे 4,000 से ज़्यादा बच्चों की कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी कराई गई, सफलतापूर्वक इसके लिए सर्जरी को कराया गया। और 2014-15 में राष्ट्रीय संस्थानों को, जो हमारे 9 राष्ट्रीय संस्थान हैं, उनमें सहायता राशि के रूप में 78 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया, ये 14-15 में। और 22-23 में 325.84 करोड़ रुपए की राशि दी गई, जिसमें सभी राष्ट्रीय संस्थान और सीआरसी को तो पिछले 9 वर्षों में 2,128 करोड़ रुपए जारी किए गए, जिसमें से 1.88 दिव्यांगजन लाभान्वित हुए हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में और दिव्यांगजनों के लिए खेलकूद केंद्र का निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जो संभवतः इस महीने या जुलाई में के 1st-2nd वीक तक कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें 300 दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए आउटडोर इंडोर गेम के प्रशिक्षण की सुविधा, उसमें 200 दिव्यांगजनों को आवासीय वहाँ पर रहने की भी सुविधा वहाँ पर प्रदान की जाएगी। इस दिव्यांग खेलकूद प्रशिक्षण केंद्र में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार हो सकें, 5 तरह का प्रशिक्षण देने की कार्य योजना बनाई जा रही है। और आवश्यकता पड़ने पर देश के कोच के साथ ही साथ और हमारे खिलाड़ी, दिव्यांग खिलाड़ी बहुत अच्छे निकल के आएंगे। जैसा कि इस बार के टोक्यो ओलंपिक में जहां सबसे अच्छा ओलंपिक में जहां रिजल्ट निकल के आए, वहीं पैरा ओलंपिक में हमारे दिव्यांग खिलाड़ियों ने 19 मेडल इस बार वहां से जीत के आए, जबकि पिछले ओलंपिक में कुल 19 खिलाड़ी भाग लेने के लिए गए थे और 7 मेडल जीत के आए थे। इस बार हमारे 54 खिलाड़ी भाग लेने के लिए गए और 54 खिलाड़ी 19 मेडल जीत के आए। ये हमारे देश के दिव्यांगजनों के क्षेत्र में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा उनके सशक्तिकरण के लिए जो कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं, उसमें यह हमारा दिव्यांग खेलकूद केंद्र ग्वालियर आने वाले समय में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करेगा। हमारी एडिप योजना के अंतर्गत और जो 13,009 शिविर आयोजित किए गए, जिसमें 69,052 करोड़ रुपए की लागत से सहायक उपकरणों का वितरण किया गया और इसमें लगभग 766 लाख दिव्यांगजन लाभित हुए। इसी तरह से देश भर के स्कूलों में एडिप योजना के अंतर्गत 7,562 शिविरों का आयोजन किया गया,
जिसमें 8.2 लाख दिव्यांग छात्रों को 282.9 करोड़ रुपए की राशि के सहायक उपकरण वितरण किए गए। इसी तरह से 3 दिसंबर 2015 को सुगम्य भारत अभियान प्रारंभ केंद्र सरकार के द्वारा किया गया, जिसमें सार्वभौमिक और बाधा मुक्त वातावरण बनाने के लिए रेलवे स्टेशन, प्लेटफार्म, स्कूल, सार्वजनिक परिसर और लोग समाज में एक जागरूकता पैदा करने के लिए जो सरकार के द्वारा प्रयास किए गए, उसमें केंद्र सरकार के 1100 भवनों के सहित 1709 सरकारी भवनों को सुलभता की विशेषताएं प्रदान की गई, जिसमें रैंप, हैंडलिंग और 35 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और 55 घरेलू हवाई अड्डों को दिव्यांगजनों की पहुंच की विशेषताएं वहां पर प्रदान की गई। 12 हवाई अड्डों पर एम्बुलिफ्ट भी उपलब्ध कराई गई है। दिव्यांगजनों के लिए 700 रेलवे स्टेशनों को 7 अल्पकालिक सुविधाएं और 603 रेलवे स्टेशनों को दीर्घकालीन सुविधाएं प्रदान की गई हैं। इसके साथ ही साथ केंद्र और राज्य शासित प्रदेशों की लगभग 732 वेबसाइटों को सुलभ बनाया गया है। दिव्यांगजनों के लिए 11,068 सरकारी और गैर सरकारी प्राप्त स्कूलों में 8,23,703 स्कूलों में रैंप, हैंडलिंग और सुलभ शौचालयों के प्रावधान के लिए बाधा मुक्त बनाया गया है। दीनदयाल उपाध्याय विकलांग पुनर्वास योजना के अंतर्गत और में DDRS के अंतर्गत 4,546 परियोजनाओं को 622.66 करोड़ रुपए की सहायता राशि उपलब्ध कराई, जिसमें कि 3,06,689 लाभार्थी लाभान्वित हुए हैं और DDRC के द्वारा 456 परियोजनाएं 27 राज्यों में और संघ राज्य क्षेत्रों में देश के 348 जिलों में चल रही हैं। भारत सरकार के द्वारा जो दिव्यांगजनों के लिए UDID कार्ड बनवाने के जो कार्य प्रारंभ किया गया, ये 2016-17 में शुरू किया गया था और देश के 716 जिलों में अभी तक लगभग 89.29 लाख UDID के कार्ड जारी हो गए हैं। स्पाइनल इंजरी सेंटर जो बसंत कुंज में है और इसकी स्थापना से लेकर यहाँ पर इसके गरीब रोगियों के इंडोर उपचार और उनके पुनर्वास के लिए 25 बिस्तरों हेतु 2014-15 में से लेकर 2021-22 तक कुल 12,315 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। केंद्र सरकार के 200 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता के साथ 338 करोड़ रुपए की राशि से एलिम्को का जो हमारा कानपुर का PSU है, जहां पर दिव्यांगजनों के लिए सहायक उपकरणों का निर्माण कार्य किया जाता है, उसका आधुनिकीकरण किया गया है और आधुनिकीकरण के उपरांत एलिम्को की उत्पादन क्षमता 2.5 गुना बढ़ जाने वाली है, जिससे दिव्यांगजनों के लिए सहायक उपकरणों की मांग बढ़ रही है। उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कानपुर के एलिम्को का उसका आधुनिकीकरण किया। सारी मशीनें जो 50-60 पुरानी हो गई थी और उनकी उत्पादन क्षमता भी प्रभावित हो रही थी, तो सारी मशीनों को, और इसमें सबसे बड़ी विशेषता ये है, उसमें जो मशीनें लगाई गई वो स्वदेश में निर्मित, कुल 1-2% ही मशीनें जो बाहर से जो अपने यहाँ नहीं बनती हैं वो लगाई गई हैं। बाकी सारी की सारी मशीनें अपने स्वदेश में निर्मित उन मशीनों को लगाया गया है। RCI ने पुनर्वास के क्षेत्र में और 60 प्रकार के पाठ्यक्रम शुरू किए हैं, जो कि देश भर के 905 संपन्न संस्थानों को इसके अंतर्गत मान्यता दी गई है। इसके तरह से दिव्यांगजनों के उनके अंदर जो प्रतिभाएं होती हैं, उनके अंदर जो कला होती है, उस कला को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन करने के लिए वो अपने गांव पर रहते हैं, छोटे शहरों में रहते हैं, लेकिन उनको दिव्य कला मेलों का आयोजन करके दिव्यांगजन कोई बहुत अच्छा नृत्य, बहुत अच्छा संगीत के क्षेत्र में, कोई वाद्य के क्षेत्र में, तो ऐसे दिव्यांगजनों को दिव्य कला शक्ति के माध्यम से दिव्यांगजन उन मेलों के माध्यम से, सार्वजनिक कार्यक्रम के माध्यम से उनकी प्रतिभा को देश जान सके, समाज जान सके। और इसकी शुरुआत महामहिम राष्ट्रपति जी के भवन से प्रारंभ हो गए, उसको फिर देश के अन्य अन्य स्थानों पर उस कार्यक्रम को कराया जा रहा है। इसी तरह से हमारे देश के दिव्यांगजन जो कोई मध्य प्रदेश में, कोई उड़ीसा में, कोई राजस्थान में, कोई उत्तराखंड में, वो अपने गांव में, अपने शहर में रहकर कोई चीज़ का उत्पादन करता है, लेकिन उत्पादन करने के बाद वो अपनी चीज़ का विक्रय नहीं कर पाता है, उसको प्लेटफॉर्म पर नहीं ले पाता है। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से और दिव्य कला मेले का इसका शुभारंभ किया गया, जहां दिव्यांगजनों के लिए दिव्य कला शक्ति के माध्यम से वो अपनी कला को प्रदर्शन कर सके। ऐसे ही दिव्य कला मेले के माध्यम से दिव्यांगजन अपने द्वारा निर्मित सामग्री को इन दिव्य कला मेलों में बिक्री की सुविधा उनको लाभ प्रदान की जा रही है। सबसे पहला दिव्य कला मेले का आयोजन दिल्ली में किया गया, इसके बाद मुंबई में किया गया,
इसके बाद में भोपाल में किया गया, चौथा अभी गुवाहाटी में किया गया। हम देश के 10 स्थानों पर इस तरह के दिव्य कला मेले का आयोजन करने जा रहे हैं, जिसमें दिव्यांगजनों को, जिस राज्य में दिव्य कला मेले का आयोजन होता है उस राज्य के आसपास के राज्यों को जो दिव्यांगजन उसमें भाग लेना चाहते हैं उनको आने जाने की सुविधा, उनको ठहरने की सुविधा, उनको वहाँ पर जहाँ पर प्रदर्शनी लगाई जाती है उनको स्टॉल उपलब्ध कराए जाने की सुविधा। और 4 ये जो दिव्य कला मेले हुए हैं इनमें दिव्यांगजनों के अंदर इतना आत्मविश्वास का भाव आया है। मैं जब दिल्ली के दिव्य कला मेले के बाद जब मैं मुंबई के दिव्य कला मेले में गया और वहाँ के आसपास के जब दिव्यांगजनों ने जब दिल्ली के दिव्य कला मेले के बारे में सुना, मैं उसमें जब हितग्राहियों से मिलने के लिए मैं जा रहा था तो कई दिव्यांगजनों के द्वारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति जिस तरह से सम्मान के भाव प्रदर्शित किए गए कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे लिए भगवान हैं। उन्होंने हम दिव्यांगजनों की कठिनाई को समझा, उन्होंने हमारे अंदर जो स्वावलंबन का भाव लाने का भाव कि हम भी जो है ना, अभी हम अपने घर पर बने रहते थे लेकिन अब हमारी निर्मित सामग्री को इन दिव्य कला मेले के माध्यम से जहाँ एक और विक्रय के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध रहा है, वहीं ई कॉमर्स के साथ में जोड़कर एक राज्य का दिव्यांगजन अपने द्वारा निर्मित सामग्री को देश के दूसरे राज्यों में विक्रय कर सकता है, इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उसका विक्रय कर सकता है। इससे दिव्यांगजनों के जीवन में एक अभूतपूर्व आशा का संचार हो रहा है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और इसमें सभी का, देश को आत्मनिर्भर बनाने में सभी का सामूहिक प्रयास, यानी देश को आत्मनिर्भर बनाने में हमारे दिव्यांगजनों का भी प्रयास इसके साथ में जुड़े। इस तरह से इन 9 वर्षों में समाज जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो काम किए गए हैं वो सचमुच में अपने आप में काफ़ी बड़ी उपलब्धियां हम और आपके सामने हैं। हम और आप देखते हैं कि जिस तरह से आप मेडिकल कॉलेज और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभी 2014 के पहले देश में सिर्फ 145 मेडिकल कॉलेज थे, लेकिन 9 साल में 260 मेडिकल कॉलेज खोले गए, 300 से ज़्यादा विश्वविद्यालय खोले गए, 500 से ज़्यादा कॉलेज खोले गए नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद में। यानी युवाओं के लिए स्टार्टअप और शिक्षा के माध्यम से, किसानों के लिए, उनके लिए कृषि के क्षेत्र में कैसे उनकी आय को बढ़ाया जा सकता है, देश के उत्पादन में कैसे प्रोत्साहित किया जा सकता है, श्रमिकों के लिए उनके विकास के लिए, जहाँ एक और उनके सामाजिक जीवन में उनके बदलाव लाने के लिए, उनका आर्थिक सामाजिक जीवन उस तरफ उठाने के लिए तरह तरह की योजनाओं का लाभ, वहीं उनको पेंशन योजना का भी लाभ दिलाकर वो भी हमारे समाज का एक अभिन्न अंग है। और इसी तरह से दिव्यांगजनों के लिए भी, यानी दिव्यांगजन आज शिक्षा के साथ साथ स्किल ट्रेनिंग के प्रोग्राम के साथ में जुड़ करके, और कई दिव्यांगजन हमने ऐसे देखे, मैं देश के कई राज्यों में ऐसे ऐसे दिव्यांगजनों को देख के आया हूँ कि जो सामान्य व्यक्तियों से उनके अंदर क्षमताएं कम नहीं है, उनके अंदर अपार ऊर्जाएं हैं। उन ऊर्जा को, उनके सपनों को आकार देने का काम देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जिस तरह से पिछले 9 वर्षों में किया गया है, यह अपने आप में काफ़ी अभूतपूर्व है। और आज की इस चर्चा के माध्यम से ये सारी बातें आप सबसे शेयर करने के लिए, क्योंकि हम लोग देश के विभिन्न राज्यों में जाते हैं, आप लोकतंत्र के चौथा पाया होते हैं, आपके सामने भी समाज के विभिन्न इस तरह के अलग अलग क्षेत्रों के दृश्य आपको देखने को मिलते हैं। हम लोग गांव में जाते हैं, गांव में जाकर देखते हैं कि जिस तरह से मैंने बिहार की बात आपको बताई कि वहाँ पर परसों की बात है, हमारी मातृशक्ति में के मन में जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के को लेकर के एक विश्वास का भाव कि अगर मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बने होते तो शायद ये विकास हम तक ऐसा नहीं पहुंचा होता। हमारे गांव में आज ये सड़क आई, हमारे गांव में जो पानी आ रहा है, हमारे घर में जो गैस का चूल्हा है, हमारा जो मकान बन रहा है, वो एक चीज़ कहती हैं, मोदी जी आए थे तो इतना हुआ है, अब जो रह गया है तो आगे मोदी जी रहेंगे तभी पूरा होगा। ये बात जब सामान्य व्यक्ति कहता है, आम व्यक्ति जब कहता है, तब आम व्यक्ति जब कहता है तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमने ये सब कुछ नहीं किया है। ये देश की जनता की ताकत है। जनता ने लोकतंत्र में इसके पहले तक जिन लोगों को वोट की ताकत से सत्ता के शिखर तक पहुंचने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उन्होंने अपने परिवार को, उन्होंने अपने वंश को, उन्होंने अपनी जाति के आगे बढ़ाने का सोचा। लेकिन देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इन सारी चीज़ों से ऊपर उठकर, परिवारवाद से ऊपर उठकर, जातिवाद से ऊपर उठकर, क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना, इस भावनाओं के साथ में जब उन्होंने आगे चलकर काम करना शुरू किया तो व्यक्ति जब आगे इस भावना से आगे चलता है तो व्यक्ति लड़ाई नहीं लड़ता, समाज उसके साथ में खड़ा होता है, देश उसके साथ में खड़ा होता है। और चारों ओर
जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के 9 वर्षों के कार्यकाल को लेकर जनता में जो विश्वास का भाव जागृत हुआ है, वो बातें आप सबके माध्यम से, इस वार्ता के माध्यम से मैंने अपनी बातें रखी।